हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान आर्किटेक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था डीसी जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में, यानी विद्युत वाहक बल समीकरण के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी दृश्य धारा का वर्गीकरण। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी ये वीडियो होती है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वो आपको किस प्रकार से आपको लाभ पहुँचाएगा, यानी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरी जब वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो वीडियो को देखने के बाद आप अपने किताब को उठाइए, बुक को उठाइए, उसमें से उस टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, ठीक है। जिस टॉपिक में मैं आपको वीडियो बताया रहता हूँ, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के बाद मेरे वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं और बुक में आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलते हैं, उन सभी को अपने नोटबुक में लिखिए। उसके बाद आप क्वेश्चन गाइड उठाइए जो भी आपके पास अवेलेबल है, और क्वेश्चंस गाइड से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप आप देखेंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा, जो आपने बनाया है वीडियो और बुक की सहायता से। तो दोस्तों, आपकी जो ये वीडियो मैं जो आपको अपलोड करता हूँ, वो यदि आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं या आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सपोज दैट डीएमआरसी, एलएमआरसी, यूपीवीएनएल, ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, उसमें आपका ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, क्योंकि जो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसमें विभिन्न सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो कवर हो जाते हैं। तो हमारी वीडियो को आप लास्ट तक देखा कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया कीजिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि हम आज देखेंगे डीसी जनरेटर के वर्गीकरण, यानी दृश्य धारा का वर्गीकरण, यानी कि डीसी जनरेटर को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर को आपको मेनली, यानी मेन रूप से आपको मुख्यतः दो भागों में बांटे गए। पहला आपका है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, और सेकेंड इज द सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, यानी कि डीसी जनरेटर को आपको दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा है आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो दोस्तों, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को भी आपको तीन भागों में बांटा गया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि डीसी जनरेटर में आपके दो वाइंडिंग्स होते हैं, एक तो होता है फील्ड वाइंडिंग, दूसरा होता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपका किस प्रकार से जुड़े होते हैं, उसके आधार पर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला आपका है डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा आपका है डीसी शंट जनरेटर, और तीसरा आपका है डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, डीसी कंपाउंड जनरेटर। यानी कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को तीन भागों में बांटा गया है, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों, ये जो आपका जो भाग बांटे गए हैं सेल्फ एक्साइटेड को, मैंने बताया आपको फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन पे, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ किस प्रकार से जोड़ते हैं, उसके आधार पे आपके तीन प्रकार के जनरेटर बन जाते हैं, ठीक है। और डीसी कंपाउंड जनरेटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों डीसी लॉन्ग शंट, ठीक है, डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। और एक होता है दोस्तों दूसरा इसका डीसी शॉर्ट सर्ट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, शॉर्ट सर्ट कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा है आपका डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इन दोनों को भी आपके दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको और इसको, इन दोनों को दो भागों में बांटा गया।
पहला आपका है, ठीक है, पहला आपका है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, दूसरा आपका है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इन डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, डीसी लॉन्ग शंट को क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इसको भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को भी तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको भी आपको तीन भागों में बांटा गया। पहला है आपका ओवर कंपाउंड, दूसरा है लेवल कंपाउंड, लेवल कंपाउंड जनरेटर या इसको बोलते हैं फ्लैट, ठीक है, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। तीसरा है आपका है अंडर कंपाउंड। ठीक है, तीसरा है आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों इस प्रकार से डीसी जनरेटर का आपका वर्गीकरण एक बार फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। ठीक है, डीसी जनरेटर को आपको मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, दूसरा है आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है? दोस्तों जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होती है तो जनरेटर में जो भी आपकी डीसी उत्पन्न होती है उसी डीसी को फील्ड वाइंडिंग को हम दे देते हैं उत्तेजन के लिए। ठीक है, यानी फील्ड एक्साइटेशन के लिए उसी जो आपके जनरेटर में जो डीसी उत्पन्न होती है उसी को जब फील्ड एक्साइटेशन में देते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड क्या होता है, जब फील्ड वाइंडिंग को किसी अलग सोर्स से हम जब उसको फील्ड एक्साइटेशन के लिए करंट देते हैं यानी डीसी सोर्स देते हैं तो वो हो जाता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर को मैंने बताया आपको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका है डीसी सीरीज जनरेटर, दूसरा है आपका डीसी शंट जनरेटर और तीसरा है आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर को भी आपको तीन भागों में बांटा गया। पहला है आपका है डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, दूसरा है आपका डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इन दोनों को दो भागों में बांटा गया। पहला है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, दूसरा है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, दूसरा है आपका लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर और तीसरा है आपका अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों ये थी हमारी डीसी जनरेटर की वर्गीकरण। अब हम देखेंगे इन सभी जनरेटर को, ठीक है, वन बाय वन करके जितने भी सारे जनरेटर हैं सबको हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है, एक एक कर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। पहला देख रहे हैं दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो दोस्तों सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आपका क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे पूरा डिटेल में इसको देखेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको मेरी वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप रटो नहीं समझो। ठीक है, आप यदि समझ लेंगे तो आपके माइंड में वो लंबे समय तक वो चीज़ बनी रहेगी। रटेंगे तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। ठीक है, तो रटना नहीं है, आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ठीक, तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी जनरेटर हो उसका सर्किट डायग्राम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि सर्किट डायग्राम यदि हमें पता होगा तो कई सारे आपके इक्वेशन आपके इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं डीसी जनरेटर में, आपके दो वाइंडिंग्स होते हैं। एक हो गया आपका फील्ड वाइंडिंग, दूसरा है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, या आर्मेचर, दूसरा है आपका आर्मेचर। इन दोनों वाइंडिंग्स की कनेक्शन होती है, ठीक है, आपस में क्या जुड़े होते हैं। तो किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इसको आपको सप्लाई देनी पड़ती है डीसी फील्ड एक्साइटेशन के लिए, क्या कि आपका फ्लक्स उत्पन्न कर सके। तो सेपरेटली एक्साइटेड में हम इसको फील्ड वाइंडिंग को अलग से सप्लाई देते हैं, यानी कि हम इसको जो डीसी सोर्स देते हैं वो अलग से वोल्टेज देते हैं। ठीक है,
अलग से हम DC वोल्टेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिर जब इसको हम वोल्टेज देंगे तो इसमें आपकी जो करंट फ्लो होगी फील्ड वाइंडिंग में, हम उसको बोलेंगे IF, ठीक है, फील्ड करंट। और इस फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होगी हम उसको बोलेंगे RF, ठीक है। इस वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम बोल रहे हैं क्या, RF। इसको जो हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, मतलब जो सप्लाई देने पे जिसमें करंट फ्लो हो रही है हम उसको बोल रहे हैं IF यानी फील्ड करंट। और जो इसको हम वोल्टेज दे रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं फील्ड वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज आपका किस प्रकार की नेचर है, DC है, क्योंकि हम जो फील्ड एक्साइटेशन के लिए हम DC ही देते हैं, AC नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब फील्ड एक्साइटेशन के लिए हम DC देते हैं, AC क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए जब आ गया है ये बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे AC क्यों नहीं दिया जाता, DC क्यों दिया जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जो हमारी DC होती है, DC होती है वो क्या होता है, समय के अनुसार, ठीक है, टाइम जब उसका चेंज होता है तो उसका ना तो मान चेंज होता है ना तो उसकी दिशा चेंज होती है DC में, ठीक है। DC क्या होता है, समय के साथ ना तो अपनी मान चेंज करता है, वैल्यू चेंज करता है, ना तो उसकी दिशा चेंज होती है, मतलब उसका जो मान होता है क्या होता है, स्थिर होता है। वहीं AC की अगर बात करो, ठीक है, वहीं AC की बात करो तो AC क्या होता है आपका, साइन वेव होता है। मतलब जब टाइम बढ़ता है आपका, टाइम के साथ अपनी मान और दिशा दोनों चेंज करता है। तो दोस्तों होगा क्या, ठीक है, होगा क्या कि जब ये आपका फ्लक्स है, एक बार क्या हुआ मैक्सिमम पहुंचा, ठीक है, एक बार क्या हुआ मिनिमम पहुंचा। तो जब मैक्सिमम पहुंचेगा धीरे धीरे तो आपका EMF भी क्या होगा, धीरे धीरे एक समय फिर शून्य होगा। यानी कि EMF क्या होगा, हर समय आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यानी कि जब फ्लक्स आपका बढ़ेगा घटेगा तो EMF भी फ्लक्चुएसन होगा, EMF भी आपका, तो उतना ज़्यादा इफ़िशियंसी उसकी नहीं रह पाती है, ठीक है, मशीन की इफ़िशियंसी उतना नहीं रह पाती है। इसीलिए फील्ड एक्साइटेशन में हम DC को देते हैं ताकि फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहे, मौजूद रहे, ठीक है, वो फ्लक्स न तो कम हो न तो ज़्यादा हो। इसलिए हम जो है DC एक्साइटेशन के रूप में हम देते हैं, AC को नहीं देते हैं। AC क्योंकि आपका चेंजेबल होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, ठीक है, सेपरेटली स्टेटरी जनरेटर की। तो यहाँ पे मैंने फील्ड वाइंडिंग को हमने क्या सप्लाई दे दिया है, अब हम देंगे आर्मेचर को, ठीक है। तो आर्मेचर परिपथ अलग होता है आपका, ठीक है। तो आइए दोस्तों फिर आर्मेचर परिपथ को हम समझ लेते हैं। तो आर्मेचर परिपथ पे क्या होता है, आपका EMF उत्पन्न होता है, ठीक है। आर्मेचर में क्या होता है, EMF उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है। उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है, EA, ठीक है, इस EA से डिनोट करते हैं, ठीक। तो यहाँ से फिर जब उत्पन्न होगा तो फिर आपका क्या जाएगा, सप्लाई जाएगा, ठीक है, बाहर। जब ये बाहर कहाँ जाएगा, लोड में जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, लोड में जाएगा, ठीक है, जो अभी आपने लोड लगाया है उसमें जाएगा। यानी कि RL आपने एक लोड लगाया है जिसका लोड रेजिस्टेंस क्या है, RL है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी आर्मेचर में आपका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग में जो भी रेजिस्टेंस है मैंने उसको उस परिपथ में यहाँ पे शो कर रहा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी हमारी यहाँ पे सप्लाई उत्पन्न होगी, ठीक है, सप्लाई उत्पन्न होगा यहाँ पे, ठीक है, EMF आपका उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, लोड की तरफ जाएगा। जब लोड की तरफ जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ड्रॉप होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ड्रॉप होगा, ठीक, फिर आगे जाके लोड को मिलेगा, आई समझ। तो इस प्रकार से, ठीक है, आर्मेचर से जो करंट निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, IA, ठीक है। आर्मेचर से जो करंट निकलेगी उसको बोलेंगे IA, और जो लोड में जो करंट जाएगी हम उसको बोल रहे हैं IL, ठीक है, लोड करंट। तो ये थी दोस्तों इसका परिपथ, यानी कि परिपथ डायग्राम किसका, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का, ठीक है। तो इसको हम इस पर विभिन्न सारे इक्वेशन बनते हैं, उस इक्वेशन को समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका ये परिपथ भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये परिपथ आपका दे देगा, ठीक है, पूछेगा ये किस जनरेटर का परिपथ है, ठीक है। तो इस परिपथ डायग्राम को भी आपको समझना चाहिए कि ये परिपथ में कभी कभी पूछ देता है इसकी करंट किधर होगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन पूछ देता है, इधर होगा किधर होगा, ये साइन आपका चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको डिटेल में देखिए, ठीक है, इसको समझिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फिगर बना के, सर्किट डायग्राम बना के, आपको ये इजीली आपके माइंड में क्या होगा, बैठ जाएगा। आपके बिल्कुल यही आपका सर्किट एग्जाम में आपको दे देगा फिगर के रूप में, आप पूछेगा ये किस प्रकार की जनरेटर है, ठीक है।
तो क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों इसका कुछ इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है। पहला हम देख रहे हैं वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है, वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है, वोल्टता समीकरण। तो इसका वोल्टेज इक्वेशन देखते हैं पहले वाले के लिए, ठीक है, यानी कि फील्ड परिपथ के लिए, ठीक है। तो फील्ड सर्किट के लिए हम देखते हैं, फील्ड सर्किट के लिए जब हम देखते हैं इसका वोल्टेज परिपथ, तो दोस्तों जो हमने वोल्टेज यहाँ पे दिया है, ठीक है, फील्ड वोल्टेज, वो किसको मिलेगा, फील्ड वाइंडिंग को मिलेगा, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग में करंट कितना है IF, उसकी रेजिस्टेंस कितना है RF। तो जो हम VF देंगे वो जाएगा कहाँ, फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना होगी IF RF, ठीक है। तो फील्ड सर्किट के लिए जो वोल्टेज इक्वेशन आपका होगा VF बराबर IF RF, ठीक है। दूसरा यदि हम देखते हैं, ठीक है, आर्मेचर परिपथ के लिए, ठीक है, आर्मेचर सर्किट के लिए, ठीक है। यदि हम वोल्टेज इक्वेशन देखते हैं आर्मेचर सर्किट के लिए, तो आर्मेचर सर्किट में आपका जो भी EMF उत्पन्न होगा वो कहाँ जाएगा, आपका बाहर की तरफ। दोस्तों जब किरचॉफ लॉ लगाएंगे इस बंद परिपथ में तो आपका वोल्टेज इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। बट हम आपको ऐसे ही डायरेक्टली बता दे रहे हैं क्योंकि किरचॉफ ने ये कहा था, ठीक है, किरचॉफ ने कहा था कि आपकी किसी भी बंद परिपथ में, ठीक है, सभी वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। EMF और वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। मीन्स इसके जितने भी यहाँ पे EA उत्पन्न हुआ है, जितना भी बाहर आपका जाएगा उसके बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्मेचर सर्किट की यदि हम वोल्टेज इक्वेशन की बात करें तो उत्पन्न कितना हुआ है EA, अब ये जाएगा बाहर पूरा, ठीक है। तो EA चलेगा तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जाएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस में, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस में आपका जो ड्रॉप होगा वोल्टेज वो होगा क्या, IaRa, ठीक है, क्या होगा IaRa। उसके बाद लोड को मिलेगा, तो लोड का जो वोल्टेज मिलता है उसको हम डोनेट कर देते हैं VL से, ठीक है, लोड वोल्टेज VL। इसके और इसके क्रॉस जो लोड को जो वोल्टेज मिलता है हम उसको डोनेट कर रहे हैं किससे, VL से, या V से ही सिर्फ डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या V से ही डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं V ही लिख दे रहा, ठीक है। यानी कि इस आर्मेचर सर्किट के लिए जो वोल्टेज इक्वेशन निकल के आया आपका EA बराबर IaRa प्लस V, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग में जो लॉस आपका ड्रॉप हुआ है IaRa, ठीक है, प्लस आउटपुट जो वोल्टेज है, तो ये आपका V जो है ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। V क्या है आपका, आउटपुट वोल्टेज। तो ये आपका है आर्मेचर सर्किट का वोल्टेज इक्वेशन। ये सर्किट आपका एग्जाम में पूछ देता है कि जो ये मेरी आपका सर्किट पूछ देगा कि सेपरेटली साइटेड में वोल्टेज इक्वेशन होता है, ठीक है, 4 प्रकार का ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे प्लस कर देगा, माइनस कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से चेंज करके आपका ये इक्वेशन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है। तो इस इक्वेशन को आप बिल्कुल अपने माइंड में बैठा के रखेंगे, ठीक है। ये थी दोस्तों वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं करंट इक्वेशन की, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों करंट इक्वेशन, ठीक है, करंट इक्वेशन, ठीक। तो करंट इक्वेशन में यदि हम फील्ड सर्किट के लिए देखें, यानी कि इस सर्किट के लिए हम देखें, ठीक है, फील्ड सर्किट के लिए देखें तो हमारा VF बराबर क्या था, IfRF, VF बराबर क्या था, यानी फील्ड वोल्टेज बराबर क्या था, IfRF, ठीक है। तो IF यानी फील्ड करंट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो VF अपन में RF, ठीक है। तो यानी कि फील्ड करंट क्या हो जाएगा, IF बराबर VF अपन में RF। ये आपका हो गया करंट इक्वेशन फील्ड सर्किट के लिए, ठीक है। आर्मेचर सर्किट के लिए हम करंट इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आर्मेचर सर्किट, तो आर्मेचर सर्किट के लिए हम करंट इक्वेशन देखें तो यहाँ पे जो वोल्टेज था EA, ठीक है, ये जाकर ड्रॉप हो रहा था और आउटपुट जा रहा था, ठीक है। तो पहला ड्रॉप हुआ था यहाँ पे कुछ IaRa और फिर आउटपुट चला गया था, ठीक है, V वोल्टेज। तो हमें देखना है IA को, यानी आर्मेचर करंट को देखना है, ठीक है। तो इसको हम इधर भेजते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा EA माइनस V बराबर
IA ठीक। तो IA बराबर क्या हो जाएगा, EA माइनस V अपन में RA। तो ये थी दोस्तों आर्मेचर करंट, ठीक है। ये क्या था हमारा आर्मेचर करंट, ठीक है। ये हमारा क्या था आर्मेचर करंट, और ये हमारी क्या थी फील्ड करंट। फील्ड करंट क्या होगा VF अपन में RF। आर्मेचर करंट क्या होगी IA बराबर EA माइनस V अपन में RA, ठीक है। दोस्तों हमने देखा वोल्टेज इक्वेशन, दूसरा हमने देखा करंट इक्वेशन, अब हम देखते हैं पावर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पावर इक्वेशन, ठीक है। यदि मैं इसकी पावर इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो आपका पावर होगा वो क्या होगा, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग के लिए जो पावर होगी आपकी P बराबर क्या होता है आपका VI, यही होता है, ठीक है। पावर की इक्वेशन क्या होती है P बराबर VI। तो यहाँ पे अगर पावर की बात करूँ तो PF बराबर VF इंटू IF, ये पावर होगा किस सर्किट के लिए, फील्ड सर्किट के लिए, ठीक है। फील्ड सर्किट के लिए आपकी जो पावर होगी PF बराबर VF इंटू IF, ठीक है। आर्मेचर सर्किट की यदि पावर की बात करूं, ठीक है, आर्मेचर सर्किट की पावर की बात करूं तो दोस्तों जो आउटपुट हमको पावर मिलेगा, ठीक है, आउटपुट जो पावर मिलेगा हमें, जो शक्ति मिलेगी, ठीक है, वो क्या होगा P आउटपुट जो शक्ति मिलेगी, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज प्लस लोड करंट, ठीक है, या लोड वोल्टेज प्लस लोड वोल्टेज इंटू लोड करंट, यानी कि VL इंटू IL, या इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, V इंटू IL। ये क्या था हमारा आउटपुट पावर VL। और हमारे आर्मेचर में डेवलप पावर क्या होगी, ठीक है, आर्मेचर में डेवलप पावर क्या होगा, ठीक है। तो आर्मेचर में वोल्टेज प्लस आर्मेचर में करंट, आर्मेचर में करंट, ठीक है। तो आर्मेचर में आपकी वोल्टेज कितना है EA इंटू, ठीक है, आर्मेचर में वोल्टेज कितना है EA और इंटू करंट, तो करंट आर्मेचर में कितना है IA, ठीक है। तो ये आपकी होगी विकसित पावर, इसको बोलते हैं डेवलप पावर, ठीक है। तो आर्मेचर में आपकी डेवलप पावर होगी EA इंटू IA। आउटपुट पावर क्या होगा आपका, ठीक है, आउटपुट लोड पे आपका पावर क्या होगा V इंटू IL, और पावर कहाँ होगा, ठीक है, फील्ड सर्किट में आपका होगा PF इक्वल टू VF IF। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ देगा कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में, ठीक है, आर्मेचर में डेवलप पावर होता है, उसका इक्वेशन होता है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन दे देगा, ये इक्वेशन दे सकता है, ये इक्वेशन दे सकता है। तो आपको डेवलप पावर पूछेगा, ठीक है, तो EA इंटू IA। यदि आपसे पूछेगा आउटपुट पावर क्या होता है तो V इंटू IL, ठीक है। यदि पूछेगा फील्ड सर्किट में जो पावर होती है आपकी कितनी होती है VF इंटू IF। तो दोस्तों ये थी आपकी तीनों इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन, करेंट इक्वेशन और पावर इक्वेशन। तो आपके इस सारे जितने भी इक्वेशंस हैं और प्लस ये आपका सर्किट अपने माइंड में आप बैठा करेंगे। ये थी दोस्तों हमारे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ठीक है, इसमें है क्या, आपने जो वोल्टेज दिया है, ठीक है, VF ये कांस्टेंट है, आपने नियत रखा है इसको, ठीक है, इसको VF आपने दे दिया है तो ये बिल्कुल फिक्स है। जब ये फिक्स है तो करेंट भी फिक्स होगा, और जब करेंट आपको फिक्स है तो करेंट के समानुपाती हमारा क्या होता है फ्लक्स, ठीक है, इसके ही समानुपाती हमारा क्या होता है फ्लक्स। तो फ्लक्स भी आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। फाई भी क्या होगा आपका नियत होगा, फाई भी क्या होगा आपका नियत होगा, ठीक है, फाई भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। जब आपका फाई कांस्टेंट होगा तो EMF आपको पता है, जो मैंने बताया था, जो आर्मेचर में जो EMF उत्पन्न होती है वो फाई के समानुपाती होती है, ठीक है। जब ये आपका कांस्टेंट है तो EMF भी आपका क्या होगा, ये भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, यानी कि जो भी इसमें आपका EMF उत्पन्न होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, लोड पे डिपेंडेंट नहीं होगा।
तो दोस्तों आप ये देखें, ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी हमको कांस्टेंट ईएमएफ की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हमको कांस्टेंट ईएमएफ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आउटपुट वोल्टेज की ज़रूरत हमको जहाँ पे पड़ेगी, वहाँ पे हम इसको करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज़, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज़। दोस्तों होता क्या है कि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई उत्पन्न हुआ है डीसी, ठीक है, डीसी आर्मेचर में क्या होता है, एसी होता है, ठीक है, कम्यूटेटर उस आर्मेचर में एसी को डीसी में चेंज कर देता है, यानी आउटपुट पे आपको डीसी मिलता है। तो इसी डीसी को हम इसमें तो नहीं दिए हैं, इसमें अलग सा कोई बैटरी सोर्स या डीसी सोर्स से हम दिए। तो जब अलग से आप दोस्तों जब सोर्स लगाएंगे तो आपका कास्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इसलिए इसका यूज कम होता है, ठीक है। डीसी जनरेटर का आपका, इसका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का आपका यूज कम होता है। इसका जो यूज होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज के लिए होता है, ठीक है। शंट जनरेटर को रिप्लेस ये कर सकता है, ठीक है। और जो मेनली इसका जो यूज है मैं आपको बता दूं, इसका पहला यूज आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। विद्युत जितनी भी सारी विद्युत प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो प्रॉपर रूप से होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसको नियत वोल्टेज ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का हम वहाँ पे करते हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी करते हैं, ठीक है। जहाँ विद्युत अपघटन की बात आती है तो वहाँ भी अपघटन आपका कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब आपका एक निश्चित दर में ही अपघटन होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वोल्टेज भी आपको कांस्टेंट चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी आपका क्या यही जनरेटर यूज़ की जाती है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि किसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस में। दूसरा मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में। तीसरा आपका यूज होता है गति नियंत्रण यानी स्पीड कंट्रोल के वर्ड लियोनार्ड विधि में, ठीक है, यानी कि वर्ड लियोनार्ड विधि में आपका इसका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये देखो, स्पीड कंट्रोल भी आपका क्या नियत ही होना चाहिए, उस पर कांस्टेंट वोल्टेज ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने डीसी आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की, ठीक है। हम उसमें देखेंगे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के जितने भी टाइप्स थे उसको हम डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो पर जितने भी सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, आप इसको देखिएगा पूरा वीडियो अच्छे से, उसको फिर इसी टॉपिक्स को अपने बुक से पढ़िएगा। बुक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से आपको मिले और इस वीडियो से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मिले उसको एक नोटबुक बनाइए, फिर इस टॉपिक्स पे आधारित कुछ क्वेश्चंस आप सर्च कीजिए अपने गाइड में और उसको देखिए, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस प्रकार से पढ़ेंगे तो निश्चित ही अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। जो भी आपका गोल होगा इजीली आप अचीव कर सकते हैं दोस्तों। जो गोल बनाए हो उस पर अच्छे से लगो, दिल से लगो, लगन से लगो, बिल्कुल आप उसको अचीव कर सकते हो, बस ये है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।